Today we have with us a very special person, Dr. Ujjal Adhikari, youngest aerospace chartered engineer in India. Not just in India, but in the world. World's youngest aerospace chartered engineer. So, Dr. Ujjal Adhikari is not just into aerospace, but he is also into poetry, filmmaking, literature, and publishing research papers. He is an actual multidisciplinary, multifaceted, multi-talented person. So let me welcome Dr. Ujjal Adhikari. Welcome, sir. Namaskar Mahesh ji, and thank you so much for inviting this beautiful show. And such a beautiful event. Thank you so much, Mahesh ji. सर, इतने कम उम्र में एरोस्पेस एरिया में परस्यू करने के लिए आपको किस बात ने प्रेरित किया? देखिए, यहाँ पे अगर बोलना चाहूँ तो इसके पीछे बहुत सारा स्टोरी है और बहुत सारे लोगों ने मेरे को प्रेरित प्रेरित किया है। तो प्रेरणा मिला बहुत सारे लोगों से। फर्स्ट मैं मेरा बचपन में कभी ऐसा मेरा सपना था ही नहीं मैं एरोस्पेस इंजीनियर बनूँगा। मेरा पहले बचपन का सपना था, मैं थिएटर करता था। उस ज़माने में मैं थिएटर, पोएट्री, ड्राइंग ये सब में मैं जुड़ा था। डॉक्टर बीसी रॉय मेमोरियल, डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय मेमोरियल इंस्टीट्यूट में मेरे को 5 साल की उम्र में मेरा मम्मी-पापा ने मेरे को डाल दिए थे, भर्ती किए थे कि वहाँ पे मैं यहाँ पे पेंटिंग सीखूँ, पोएट्री पढ़ना सीखूँ, ड्रामा सीखूँ। और मेरा एंटायर स्कूल मतलब स्कूल करियर मेरा वही सब सीखने में मेरे को चला गया। तो उस समय उस ज़माने में मेरा एक सोच था और मैं थिएटर में बहुत अच्छा एक्सेल कर रहा था। तो इवन बहुत सारे मंत्री से मिनिस्टर से मेरे को अवार्ड भी मिला था। तो उन लोगों के हाथ से मेरे को अवार्ड नवाज़ा गया था, वही कम उम्र में। तो मेरा मम्मी-पापा उतना तक नहीं सोचा था, लेकिन मेरा मेरा दिमाग में मेरे ज़हन में बैठ गया कि मैं बड़ा बन के एक बहुत अच्छा एक्टर बनूँगा या तो मैं फ़िल्म मेकर बनूँगा। तो वो जब 9th-10th आते-आते तो हम लोग के वो मिडिल क्लास एक बच्चे को चूज़ करना होता है कि साइंस पे जाए, आर्ट्स पे जाए, कॉमर्स पे जाए। तो उस समय मेरा घर वालों ने मेरे ऊपर जो हम लोग का मिडिल क्लास जो फैमिली है, वो लोग एक डाल देते हैं कि या तो मेडिकल या तो इंजीनियरिंग। सो मेडिकल में मैं क्या करूँ वो दिमाग में मेरा था नहीं और इंजीनियरिंग में कौन-सा स्ट्रीम में जाऊँ वो भी मैं कुछ डिसाइड नहीं किया। बट 10th में मेरा काफ़ी अच्छा मार्क्स आया था, तो और मैं इसमें साइंस में मैं जॉइन कर गया। तो मेरा स्कूल का जो टी उसका नाम तो वो अभी भी है, मेरा बहुत ही फेवरेट टीचर है। तो विभास सर, उसने उन्होंने मेरे को बोला था कि अगर तुम लोगे तो तुम उस समय का हम लोगों का प्रेसिडेंट था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर, वो अभी भी मेरा गुरु है। तो अब्दुल कलाम सर मेरे को प्रेरित करते थे। अब्दुल कलाम सर के नाम से मेरे को प्रेरित किया जाता था कि अगर तुम एरोस्पेस इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो एक दिन अब्दुल कलाम सर की तरह एक दिन तुम भी मतलब स्पेस साइंस, स्पेस रिसर्च में तुम जा सकते हो। इसरो या तो नासा में तुम काम कर सकते हो। और बाकी हाल ही में सिटीजन साइंटिस्ट टाइटल मिला है। तो उस समय उस ज़माने में तब वो अब्दुल कलाम सर का वो बात, कहानी वो सब पढ़ते-पढ़ते, सुनते-सुनते मेरे को वो प्रेरणा आया है वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग की तरफ और मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया और उसके बाद बाकी का इतिहास है। It's हुँ, not an easy thing हुँ, to become youngest हुँ। aerospace chartered engineer. So, did you face any challenges? If yes, how did you Yeah, overcome them? definitely. I faced so many challenges from my inter school to my college journey. First of all, main challenges when I told to my friends and my teachers, man, only just Bibhas sir only he just inspired me about that aerospace engineering. So after that, my friends, so they are started bullying. So like a junior Abdul Kalam came, or that oh, okay, our future space scientist came. So all they say he just landed here. So like this kind of bullying and all these things. So I faced so many times. After that, my father used to told me that just focus on your
studies, and one day they will and one day you can give it to them that answer. So yes, you are a aerospace engineer, you are aerospace engineer, a successful aerospace engineer. So for that reason you have to focus on your study. तो जर्नी वही से स्टार्ट होता है, और इसके बाद मेन चैलेंजेस what I faced about that aerospace fees, because when I cleared that All India Engineering Entrance Examination, which is called that AIEEE, so that time I got a rank 1240. So it's All India rank, 1240 rank, and it's quite good. So in that time, and for that reason, I got a good college. But that time, that aerospace engineering fees was quite high. Even today also, that aerospace engineering day by day, that is cost also going too high, and as well as that lab charges and all. For that reason, it took quite high price. So I told my dad, so dad, I think we cannot afford this, the tuition fees. So my dad told, oh, no worries, so I'll do something. And that time he did, मेरा पापा ने एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था। तो अभी हाल ही में वो 2018 में रिटायर कर चुका है उस ऑर्गेनाइजेशन से। तो वहाँ पे 25 साल काम करने के बाद मेरा डैड को मतलब गोल्ड मेडल से नवाजा गया था। सो एज ए बेस्ट एम्प्लॉय के तौर पे नवाजा गया था। सो वो मॉर्गेज रखा था एक अभी एक नामी ग्रामी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। सो और गोल्ड फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है वो, उसका नाम नहीं लेना चाहता। तो वहाँ पे वो मॉर्गेज रखा गया, वहाँ से वो पैसे उठाए और कुछ महीनों के लिए मॉर्गेज रखा गया, पैसे उठाए, देन मेरा एडमिशन फीस लाया गया और मेरे को दाखिला किया गया वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। पर उस दिन मैंने दैट डे आई क्राइड अ लॉट, मींस मैं देख रहा हूँ कि किसी एक लड़के का, वो मेरा पापा का 25 साल का कमाई है, वो एक इज्जत है, वो देख रहा हूँ कि किसी एक मॉर्गेज एक कंपनी में जा रहे हैं तो मॉर्गेज रखने के लिए, जस्ट बिकॉज मीन्स मेरे को एरोस्पेस पढ़ना है। तो उस दिन मैंने रोया भी था, लेकिन वही शायद वही मेरा टर्निंग पॉइंट था जहाँ पे आज मैं खड़ा हूँ, शायद वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। अगर वो दिन मैं ना देखता, शायद मेरे अंदर भी वो किक नहीं मिलता कि कुछ करके दिखाना है। तो एंड जब आपने बोला स्टार्टिंग में ये नेशनल एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड, जब मैं नेशनल रिकॉर्ड और वर्ल्ड रिकॉर्ड का फर्स्ट मैं अपने पापा के गले में पहनाया था, क्योंकि वो मेरे लिए एक मतलब ये जैसा था कि उस मतलब वो गोल्ड मेडल का मैं भरपाई तो नहीं कर सकता उस दिन का भरपाई, लेकिन शायद ये मेरा एक छोटा सा तोहफा था पापा के लिए। पापा अगर वो मेडल ना जाता, ये 2 मेडल नहीं आ पाता। तो ये एक चैलेंजेस था। So, your explanation about the turning points in your life tells us that how important it is uh, for a person to achieve something Yeah, definitely. that the parents Yeah, support. yeah, yeah. Thank you. That shows how important it is, a parent's support. Dr. Ujjal, I've been following you from long time, so I've noticed that you have been very much active in publishing your research papers. Till now, how many research papers have been published? Till now, I have total published 9 international journals. 9 research paper has been published in international journals. It's different international journals is published. Yes. And can you please share about talk about any of the any one research paper that you are interested or that you are fascinated about? Yeah, definitely. One of my favorite research paper is the Shiva, the dark energy. So that is my favorite research paper. And अगर इसकी बात करें तो ये स्टार्ट हुआ था, दिस जर्नी स्टार्टेड एट 2018 when I started my astronomy astrophysics career from the MPB Institute of Fundamental Research. So that time I'm studying about that dark matter and dark energy, and I'm very much a big fan of that Lord Shiva. So and
so when while I'm studying, so that time I saw so many similarities about that dark matter and dark energy and the Lord Shiva. So mythological and astrophysical concept, so that I bring to the same platform, which is called, my research paper is called the Shiva, the dark energy. सो उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट जो था, और मैं अक्षत गुप्ता जो माइथोलॉजिकल राइटर है, तो उनको मैं बहुत फॉलो करता हूँ, माइथोलॉजिकल राइटर। एंड वो बताए थे कि जो माउंट कैलाश पर्वत है, माउंट कैलाश पर्वत की नीचे जो एक जगह है, उसका जगह है तो नीलगंज, जहाँ पे हर एक युग जब खत्म हुआ, तो खत्म होने के बाद वो युग का जितने सारे चीज है वहां पे जाके स्टोर हुआ है। इवन इफ यू सी दैट बिग बैंग व्हेन इट स्टार्टेड, it's Big Bang started 13.799 billion years ago. That supernova explosion, that it got started. After that, how our universe has created. So that time, so before Big Bang, so what happened? As a Lord Shiva, it's a fixed energy. It's a quantum energy. So before Big Bang also, वो quantum energy थे। तो और क्वांटम एनर्जी के हिसाब से क्वांटम एनर्जी और फिक्स्ड एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जो ऐसे ऑलवेज शिवा जैसे आपका वो ध्यान के पोजीशन में बैठे रहते हैं, मेडिटेशन स्टेट, ऑलवेज लेट लॉर्ड शिवा इज इन मेडिटेशन स्टेट। सो इट्स अ फिक्स्ड एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। एंड साथ ही साथ में ये जो माउंट कैलाश पर्वत के नीचे जो आपका वो नीलगंज है, जो जगह पे सारे दापर, त्रेता और आपका सत्ययुग जहाँ पे स्टोर हुआ है, जब हम लोग ये कलयुग खत्म होगा, मतलब जब बिग क्रांच आएंगे, कलयुग और यहाँ से एस्ट्रोफिजिकल कॉन्सेप्ट में बिग क्रांच, देखो बिग बैंग हुआ, दुनिया स्टार्ट, यूनिवर्स स्टार्ट, बिग क्रांच, फिर से दुनिया खत्म, और कलयुग हम लोग कैसे माइथोलॉजिकली दुनिया खत्म। तो दोनों जगह पे जब ये दुनिया खत्म होगा, देन जाके फिर से वही वो फिर से सुपरनोवा एक्सप्लोशन होगा, फिर से यूनिवर्स बनेंगे, फिर से आपका माउंट कैलाश पर्वत के नीचे से वो नीलगंज से फिर से वो दापर युग आएंगे, फिर से सत्ययुग आएंगे, त्रेता युग आएंगे, फिर से कलयुग आएगा। तो ऑलवेज मैं ये माइथोलॉजी और ये एस्ट्रोफिजिक्स, ये दोनों कॉन्सेप्ट मैं एक जगह पे लाना चाहता था, और यही दिखाना चाहता थे जो शिव जी एक यहाँ पे बहुत सारा इसके पीछे भी मतलब बहुत सारा बैकग्राउंड रिसर्च है, जो यहाँ पे मतलब ये छोटा सा कन्वर्सेशन में ये खत्म नहीं होगा। तो मैं ओवरऑल एक आइडिया में बताया हूँ कि शिवा द डार्क एनर्जी, क्यों शिवा को डार्क एनर्जी बताया गया है। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ आपके वीडियो के माध्यम से, कि मैं इस वर्ल्ड का वो तीसरा व्यक्ति हूँ तो जिसका अभी पेपर वो पब्लिश हुआ है जिस शिवा द डार्क एनर्जी के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे इससे मेरे पहले इस दुनिया में बस 2 ही लोग काम किए थे, रिसर्च किए थे, पब्लिश किया था, जो पब्लिश हुआ इंटरनेशनल जर्नल में। मैं वो तृतीय, मतलब मैं थर्ड व्यक्ति हूँ जिसका पेपर पब्लिश। Congratulations on that, for being a third person to publish this paper. थैंक यू। I have seen the list of your awards. There are a lot of international, national awards. So what? It's a big list actually. So what keeps you motivated? Always, like how do you keep pushing these boundaries to achieve more and more? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आपका इतना अच्छा अप्रिशिएशन के लिए। मेरे को जो चीज़ ऑलवेज मोटिवेट करता है कि मेरा बचपन से मेरे पापा कहते थे तुम जो भी कुछ करना तो उसके पीछे एक सच्चा रीजन होना चाहिए, क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो। और साथ ही साथ में जब मेरे को किसी अवार्ड से नवाजा जाता है, तो साथ ही साथ में नेशनल हो इंटरनेशनल हो, साथ ही साथ में मेरे ऊपर एक एक्स्ट्रा एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है, तो उस काम को और भी अच्छे तरीके से आगे बढ़ाऊं। अगर ये काम, अगर अवार्ड मिलने के बाद वो काम कहीं पे रुक जाता है, तो उस अवार्ड के साथ मैं जस्टिफाइड नहीं कर सकता हूँ कि मतलब जिसकी जिम्मेदारी, जिसके लिए मेरे को अवार्ड से नवाजा गया है, उस अवार्ड को जस्टिफाई नहीं कर सकता हूँ मैं।
तो मेरा ये मानना है कि आपको अगर किसी अवार्ड से नवाजा जाता है, तो साथ ही साथ में आपको वो आपके कंधों पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है कि उस काम को और भी अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ाओ, और साथ ही साथ में बाकी लोगों को प्रेरित करो कि उस काम में वो भी और भी दिलचस्पी बढ़ाए और भी अच्छा काम करे। मेरा खुद का ये मानना है कि अगर कहीं अवार्ड्स आपको, अवार्ड्स मतलब एक जो चीज है आपके अच्छे काम के लिए आपको किसी चीज से नवाजा गया है, इसका मतलब ये नहीं है आप वहां पे जाके रुक जाओ। तो जितना आप कर सकते हो, जितना कंट्रीब्यूशन आप दे सकते हो, वो कंट्रीब्यूशन दे के आप काम को आगे बढ़ाओ। तो यही मेरे लिए एक मतलब प्रेरित करने वाला एक पॉइंट है जो मैं ऑलवेज में फोकस करता हूँ। So, and even after uh, receiving a lot of awards, even after getting enough recognition, more recognition, I've been seeing you from many years, following you from many years. I've never seen you. I always seen you very grounded and very humble. And how do you keep that even after getting so much of recognition at this very young age? ये मेरा ये हम्बलनेस और ये जो मैं खुद एक बहुत मिडिल क्लास एक साधारण फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और मेरा मम्मी पापा दोनों ने मेरे को सिखाया काम कुछ भी करो, और जैसा भी तुमको रिकग्नाइजेशन जो भी मिले, तो ऑलवेज हम्बल रहना और अपने पैर जमीन पे रख के चलना, बड़ों को इज्जत देना, बच्चों को या जो उम्र में है उन लोगों को, भाई बंधु को, उन लोगों को प्यार बांटना। और साथ ही साथ में मेरा मम्मी पापा ने ये सिखाया कि जितना गुण तुम्हारे अंदर है, ये गुण तुमको किसी कोई ना कोई तुमको देके भेजा, जो ऊपर वाला, जो मैं मानता हूँ, मैं शिव जी को बहुत मानता हूँ। तो मेरा खुद का भी वो मानना अभी जहन में मेरा बैठ गया है कि ये जितना सारा मतलब मेरे गुण दिया हुआ, ये शिव जी का दिया हुआ आशीर्वाद है और बड़ों के आशीर्वाद है। तो इसीलिए मैं अभी जाके 2 कदम मैं चल सका। तो इसीलिए यही चीज़ मेरे को बहुत मतलब मेरा प्रेरित करता है और अच्छा काम करने के लिए, बड़ों का आशीर्वाद लूँ और काम में आगे बढ़ूँ। और साथ ही साथ में मेरा पापा ने मेरे को एक चीज़ सिखाया था बचपन में कि बेटा, जो पेड़ जितना हरा-भरा रहता है, वो उतना झुका रहता है। तो इसीलिए मैं वो चीज़ कोशिश करता हूँ कि 2 पल का ज़िंदगी है, प्यार दो, प्यार लो। तो सबका प्यार लूँ, आशीर्वाद लूँ, प्यार बाँटूँ और ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ। You explained it very beautifully. Thank you. थैंक यू सो What मच। are your habits? What are your daily habits, daily routine that keeps you always active and always pursuing one or other thing? What is that routine? ओके, या दिस अ वेरी गुड क्वेश्चंस। और साथ ही साथ में इसके अंदर मैं वो चीज़ भी सबके सामने वो खुलासा होगा, क्योंकि मैं बहुत बार सुनता रहता हूँ कि इतनी सारी चीज़ तुम एक साथ कैसे हैंडल करते हो, और मतलब इतना सारे काम कैसे करते हो। तो मैं डेली बेसिस में जब नींद से उठता हूँ, तो मेरा बचपन से, मैं आपको इससे पहले मैंने बोला कि मेरा मम्मी पापा, जब मैं 5 साल की उम्र में था, तो मेरा मम्मी पापा ने मेरे को वो डॉक्टर बिधन चंद्र रॉय मेमोरियल इंस्टीट्यूशन में मेरे को भर्ती कर दिए थे। और मैं वहाँ पे पेंटिंग, ड्रामा, म्यूजिक, वो सारी चीज़ सीखता था जो अभी मैं करता हूँ। सो अपने पढ़ाई के साथ साथ मेरा मम्मी पापा का कहना था, तुम पढ़ाई भी करोगे, अच्छा पढ़ाई करना मतलब अच्छा स्टूडेंट नहीं बनना, साथ ही साथ में एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में भी तुमको अच्छा एक शाइन करना है, एक्सेल करना है। ऐसा नहीं कि तुम सीख के उसको छोड़ दो, उसको कोई अंजाम उसको देना चाहिए। तो मेरा जहन में वो बैठ गया था। तो और साथ ही साथ में मैं ऑलवेज डेली कोशिश करता हूँ आज मैं क्या नया सीखूंगा। तो उसमें अगर मैं पास किया या तो कुछ सक्सेस मिला, तो वो मेरे लिए खुशी की बात है, बड़ों से आशीर्वाद लूंगा। अगर मैं फेल किया, तो वहां से मेरे को एक सीख मिलता है, तजुर्बा मिलता है। जैसे गौर गोपाल दास जी को, उनको मैं बहुत मानता हूँ। उसका एक इंटरव्यू में मैंने सुना था कि हर सुबह एक चुनौती लेके आती है, हर शाम एक तजुर्बा देके जाते हैं। तो वही चीज मैं फॉलो करता हूँ। एवरीडे उठ के मैं नया
सकता हूँ आज मैं काम के साथ-साथ 9 टू 5 जॉब के अलावा और मैं क्या नया कर सकता हूँ। तो ये चीज़ मेरे को वो बाउंड्री को पुश करता रहता है, या तो पोएट्री पढ़ना, या तो पोएट्री लिखना। अभी फिलहाल मैं मेरा इंटरनेशनल बुक फेयर में मेरा 15 पब्लिकेशन से मेरा बुक रिलीज होने वाला है अभी। 15 पब्लिकेशन से मेरा पिछले 14 साल से मैं लिख रहा हूँ। तो इसलिए मैं डेली बेसिस में, और साथ ही साथ में मेरा रिसर्च का काम भी आगे बढ़ रहा है, तो ऑलवेज मैं डेली खुद को पुश करते रहता हूँ डेली बेसिस में। तो अगर आप छोटा छोटा करके अगर काम को अगर डिवाइड कर सकते हो, आज मैंने पोइट्री लिखा, कल शायद कोई रिसर्च का कोई छोटा काम आगे बढ़ाया, ऐसे छोटे छोटे करते करते अगर आगे बढ़ाते जाएंगे तो एंड ऑफ द डे देखेंगे कि आपका बहुत सारा काम बना है। और कुछ कुछ काम अगर नहीं बना है तो वहां से आपको तजुर्बा भी मिला है, तो उसको भी आप इन फ्यूचर आप आगे लेके जा सकते हो। तो ये मैं फॉलो करता हूँ। Dr. Ujjwal, you have been honored from NASA as their citizen scientist, and also you've been studying about data science and artificial intelligence. Can you please share some insights about these concepts? Yeah, definitely. Thank you so much, Mahesh ji. So 2022, I got the NASA Citizen Scientist title, and in India, I'm the only one who got that the title. This Congratulations on 22. that. Thank you so much. And मेरा ये जर्नी स्टार्ट हुआ था जब मैं एमपी बिरला के बाद एमपी बिरला में जब रिसर्च वर्क कर रहा था, तो साथ ही साथ में मेरे को मौका मिला नासा सिटीजन साइंटिस्ट प्रोग्राम में मेरे को ज्वाइन करने का, हिस्सा लेने का मेरे को मौका मिला। तो वहाँ पे अभी जो डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये आया ही था, मेनली डेटा साइंस ये आया ही था आपका ये एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स के तौर पे, क्योंकि यहाँ पे बिलियंस और बिलियंस डेटा वहाँ पे जनरेट होता है जहाँ हबल स्पेस टेलीस्कोप से। और वो आपको डेटा आता है आपका डिजिटल फॉर्म में, मतलब डिजिट्स में आते हैं। वो डिजिट्स को आपको इमेज में, ये तो मॉडल में कन्वर्ट करना होता है। और साथ ही साथ में और मेरा जो वहाँ पे नासा सिटीजन साइंटिस्ट प्रोग्राम में मेरा काम था कि मेरा रिसर्च वर्क था जो डेटा ड्रिवन एस्ट्रोनॉमी के ऊपर। डेटा ड्रिवन एस्ट्रोनॉमी मेरा खुद का भी ओन रिसर्च एरिया है। तो वहाँ पे मैं अर्थ का न्यू एस्ट्रॉयड बेल्ट है, तो न्यू एस्ट्रॉयड बेल्ट में जो न्यू एस्ट्रॉयड बेल्ट जो फॉर्म हुआ है उसको रिसर्च करना, रिसर्च करके उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन निकालना, डेटा एनालिसिस करना, और डेटा एनालिसिस करने के बाद देन उसको फाइल करना। जो जितना सारा डेटा सेट्स है वहाँ पे आर वैल्यू इन वैल्यू निकालना होता है। और हर एक ऑब्जेक्ट तो आपको आपका वो एस्ट्रॉयड नहीं होगा, तो एस्ट्रॉयड का कुछ एक अलग ओन पैरामीटर्स होता है, तो वो ओन पैरामीटर्स वो आपको बैकग्राउंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन दे के आपको निकालना होता है, जो आपको डेटा साइंस के अंदर आते हैं। डेटा माइनिंग, डेटा मॉडलिंग, डेटा प्रोसेसिंग, ये सब कुछ करने के बाद आपका वो फाइनल रिजल्ट आपको मिलता है। तो वहाँ से वो नासा सिटीजन साइंटिस्ट वो प्रोग्राम में मैं वो उस पे मेरा रिसर्च मैंने काम किया था एज ए रिसर्चर। तो देन साथ ही साथ में मेरा अभी ओन जो रिसर्च वर्क जितने सारे अभी में पेपर पब्लिश हुआ है वो सारे एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स के ऊपर, वो डेटा ड्रिवन एस्ट्रोनॉमी या तो थियोरेटिकल एस्ट्रोनॉमी के ऊपर मेरा पब्लिश हुआ है। और और अभी इस मतलब न्यू टेक्नोलॉजी जो अभी लॉन्च हुआ है, तो हर एक एस्ट्रोनॉमर्स एस्ट्रोफिजिसिस्ट अभी डेटा ड्रिवन एस्ट्रोनॉमी के ऊपर, डेटा साइंस के ऊपर, डेटा एनालिसिस के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि डेटा एनालिसिस पर्पस ये करना पड़ता ही है। तो ये अभी एक नया हॉट टॉपिक है अभी डेटा साइंस। और डेटा साइंस वेरियस फील्ड को कनेक्ट करता है, कुछ भी फील्ड देखिए, लेकिन फर्स्ट जो कनेक्टेड फील्ड है वो है एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। So, since we are talking about artificial intelligence, this is just on a lighter side. I'm asking this question: uh, what would it look our world maybe in after 25 years, like in 2050? In from your point of view, how does our world look like in 2050? अब मेरा मानना है कि डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे जिस तौर पे अभी आ चुका है, जिस मुकाम तक आ चुका है कि अभी आफ्टर 25 ईयर्स सारे कुछ कैप्चर्ड होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स पर्पस में सारे कुछ कैप्चर्ड होगा।
क्योंकि अभी अगर जापान में आप देखें कि बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो वर्कर्स काम करते हैं, वर्कर्स के जगह पे पहले तो ऑलरेडी तो ऑटोमेशन, रोबोटिक ऑटो प्रोसेस ऑटोमेशन तो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को अभी कैप्चर कर लिए है। लेकिन कुछ भी अगर जो भी जहाँ पे भी अगर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट था, वो भी अभी रोबोट द्वारा अभी कैप्चर किया जा रहा है। अभी कुछ भी चीज अभी सारे चीज अभी ऑटोमेटेड हो रहे हैं एआई की द्वारा। अगर बहुत सारा चीज अभी जो इधर से उधर आपको कुछ भी छोटा मोटा गुड्स या तो कुछ प्रोडक्ट्स लेके जाना होता है, वो भी रोबोट्स के द्वारा अभी अभी ट्रांसफर हो जा रहा है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन का काम जो रोबोट्स द्वारा हो रहा है। तो मेरा मानना है कि आफ्टर 25 ईयर्स ये काफी कुछ डेवलप्ड होगा, और भी ज्यादा डेवलप होगा, और सारे चीज अभी रोबोट के द्वारा अभी इवन आप नॉर्मल हाउस का चाहे इवन वो डिश वॉशर भी अभी आने लगे कि रोबोटिक्स प्रोसेस में डिश भी वॉश हो रहा है आपके घर के। तो सारे घर के छोटे से लेकर बड़े काम तक सारी यहाँ पे रोबोट्स हैंडल कर रहे हैं। इवन अगर वो अमेजन का एलेक्सा देखे, एलेक्सा बहुत सारे चीज कंट्रोल कर रहे हैं आपके घर के। तो मेरा मानना है कि अभी मैक्सिमम आफ्टर 25 ईयर्स सारे मैक्सिमम चीज कवर्ड होगा रोबोटिक्स ऑटोमेशन की वजह से। Dr. Ujjwal, you have come from very humble backgrounds. You're trying your best to expand the boundaries day by day and taking up new challenges and conquering it day by day. So, my question is, what is your suggestion to our youth or anyone who is dreaming and hustling to achieve their goals? या यस डेफिनेटली मेरा खुद का मानना है कि दुनिया का अगर कुछ अगर कीमती चीज है, वो है सपना। क्योंकि सपना देखने के बाद किसी का अगर वो बंगला गाड़ी या तो कुछ बड़ा बिजनेस, कोई भी अगर कुछ भी देखता है, वो हर किसी का एक सपना होता है। तो जब किसी इंसान ने अगर कोई सपना देखा, वो सबसे पहले उसका सबसे वो कीमती चीज है वो सपना। तो सपना देखने के बाद पहले अब्दुल कलाम सर ने बोलता है, अब्दुल कलाम सर ने बोला है कि पहले सपना देखो, फिर सपनों उस सपने को पूरा करने का कोशिश करो। और सपना ऐसा देखो कि जो सपना आपको सोते हुए देखो, ऐसा कोई सपना मत देखो जो अपना सपना वो आप सोते हुए देख रहे हो। सपना ऑलवेज ऐसा देखो कि जो सपना ऑलवेज आपको सोने ना दे। सपना देख ऐसा होना चाहिए जो आपको सोने ना दे। तो सब जब सपने पूरा करने के टाइम पे आप एक नया रास्ता बना रहे हो, तो नए रास्ते में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बहुत सारे आपको मुश्किलें आपको फेस करना पड़ेगा। इवन मेरा खुद को मैंने मेरा अगर खुद का जर्नी मैं अगर पीछे घूम के देखूं, तो मेरे को भी बहुत सारी चीज फेस करने पड़े। जब मैं अपने दोस्तों से मैंने बुली हुआ था कि ये देखो स्पेस साइंटिस्ट आ गया, अभी डॉक्टर जूनियर कलाम आ गया, तो ये सारे चीज मैं फेस किया तो वहां पे, बट वो चीज में मैं डटा रहा, लगा रहा। टाइम लगेंगे क्योंकि कुछ अच्छे चीज बनने में थोड़ा टाइम लगता है, बट जब होता है तो आपको मेहनत रंग लाते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि अपने सपनों को बीच रास्ते में कुछ किसी भी हाल में छोड़ना मत। कुछ भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी आपका दिक्कतें आए, थोड़ा टाइम लेना, थोड़ा बैठना, थोड़ा अपने मन को शांति दे देना, रिलैक्स करना माइंड को, उसके बाद फिर से फाइट स्टार्ट करना अपने सपनों के लिए। तो मैं यूथ से यही कहूंगा कि सपने देखो और अपने सपने को पूरा करो। Thank you so much. It was so nice talking to you, and I really enjoyed the conversations that we had till now. Thank you so much, and I wish you many more success in future too. I hope you achieve all your dreams as early as possible. Thank you so much, Mahesh ji, and thank you so much for inviting this beautiful that show. I enjoyed a lot, and thank you so much once again.